मित्रों, सप्रेम नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आज से 4 खंडों में ठेंगड़ी जी का जो विचार दर्शन है उसके अंतर्गत जो उनका थर्ड वे अर्थव्यवस्था को लेकर के है उसको 4 भागों में हम उसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं ठेंगड़ी जी के व्याख्यानमाला से। आशा ही नहीं, अपेक्षा भी है कि आप लोग इससे लाभान्वित होंगे ठेंगड़ी जी के विचारों से, क्योंकि अर्थव्यवस्था की जो क्राइसिस वाली जो पोजीशन रहा है 91 से, और अभी भी एक क्राइसिस में कोरोना के कारण हमारी अर्थव्यवस्था गई है, तो भारतीय या हिंदू अर्थव्यवस्था के आधार पर तीसरा रास्ता क्या हो सकता है, इसको ठेंगड़ी जी ने अपने व्याख्यानमाला में बताया है हमको। इसी व्याख्यानमाला को छोटे छोटे टुकड़ों में 4 टुकड़ों में हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको प्रारंभ करने से पूर्व आप सबसे अनुरोध है कि यदि इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए, लाइक और शेयर करिए, अधिक से अधिक प्रचार करिए, ताकि श्रद्धेय ठेंगड़ी जी जो महान विचारक, राष्ट्र ऋषि और इस देश के को अमूल्य विचार जो दे गए वो विचार जन जन तक पहुँचे। इतना मैं कहते हुए मैं ठेंगड़ी जी के थर्ड वे का जो व्याख्यानमाला है उसके बीच में वे ध्यान न बनते हुए आपको सुनने का ये अवसर प्रदान हो रहा है। इतना कहते हुए आगे लीजिए, सुनिए इसको। कल इतना उल्लेख आया कि पश्चिम की विचारधाराएं और समाज व्यवस्था की संकल्पनाएं, इनकी प्रकृति भिन्न है। हमारी विचारधाराएं, समाज व्यवस्था की संकल्पनाएं, इनकी प्रकृति भिन्न है। इसका कारण है कि विचारधाराएं और समाज व्यवस्था की संकल्पनाएं, इनका आधार वैश्विक दर्शन, कॉस्मोलॉजी, इसका आधार होता है। तो जिस वैश्विक दर्शन के आधार पर उनके यहाँ की आज की विचारधाराएं और समाज व्यवस्थाओं की संकल्पनाएं, वह दर्शन अलग ढंग का रहा, हमारा वैश्विक दर्शन अलग ढंग का रहा। कल मैंने यह कहा कि पश्चिम का साइंस दिन प्रतिदिन हिंदू वैश्विक दर्शन के अधिकाधिक नजदीक, निकट आते जा रहा है, यह बात सही है। किंतु यह जो हिंदू वैश्विक दर्शन के निकट आने वाला नया आधुनिक साइंस है, वह उनके समाज व्यवस्था का या विचारधारा का आधार नहीं है। समाज व्यवस्था या विचारधारा का आधार पिछली शताब्दी का जो उद्धत ऑरोगेंट साइंस था, उद्धत साइंस था, यही उनके वैश्विक दर्शन का आधार रहा। और यह उनका साइंस, उसके कारण उनका वैश्विक दर्शन और हिंदू वैश्विक दर्शन, इसमें मौलिक मूलभूत अंतर रहा है। वैश्विक दर्शन का मतलब होता है कि यह सारा अस्तित्व, सारा विश्व, ये कहां से आया, किधर जा रहा है, इसका विचार यानी वैश्विक दर्शन होता है। और जिस किसी ने गंभीर विचार करना है उसने वैश्विक विचार करना ही होता है कि सारा अस्तित्व कहां से आया, कहां जा रहा है। अब इसकी खोज पश्चिम में हुई। पिछले शताब्दी के साइंस ने उसकी खोज करना प्रारंभ किया। खोज करने के लिए उनकी प्रयोगशाला
यह फिजिकल लेबोरेटरी जो हम देखते हैं, यह फिजिकल प्रयोगशाला उनकी थी। और यह नाम रूपात्मक जगत जो है, इसमें जो विविध पदार्थ दिखाई देते हैं, एक एक पदार्थ का पृथक्करण करते हुए, विश्लेषण करते हुए उसमें से मूल तत्व की ओर जाना, यह उनका प्रयास रहा। तो उनके साइंस ने इस नाम रूपात्मक जगत के अनेकत्व को मान्यता दी। और जब साइंस की प्रगति होने लगी तो फिर अनेकत्व में से उनको पता चला कि वे 92 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मौलिक है। फिर और कम होते होते आज वो एकत्व की ओर आ रहे हैं। उसके गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, तफसील में जाने की आवश्यकता नहीं। तो एकत्व की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस आधार पर विचारधाराएं और समाज व्यवस्था की संकल्पनाएं निकली, वो जो उस समय का साइंस है, उसका आधार अनेकत्व यह था। हमारे यहाँ प्रयोगशाला हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो बनाई थी, वह फिजिकल लेबोरेटरी नहीं थी। तो अपने शरीर को ही उन्होंने लेबोरेटरी, प्रयोगशाला बनाया था। और उसी में उन्होंने अंतिम तत्व की खोज शुरू की और उसी में उनको साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार उनको यह हुआ कि नाम रूपात्मक जगत, यह भिन्न भिन्न पदार्थों का आविष्कार हम देखते हैं, किंतु वास्तव में देखा जाए मूल तत्व के नाते तो यह संपूर्ण एक ही अस्तित्व है, एक ही तत्व है। जो विभिन्नता दिखती है वह एक ही तत्व के आविष्कार के रूप में है, किंतु संपूर्ण अस्तित्व एक है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म। संस्कृत में कहा तो हमारे अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमी के ख्याल में नहीं आया। मैंने कहा सरल अंग्रेजी में मैं बताता हूँ, ख्याल में आएगा। सर्वं खल्विदं ब्रह्म का मतलब होता है ऑल इज वन। ऑल आर वन नहीं है। ऑल आर वन बनने से मतलब होता है कि तरह तरह की चीजें नहीं, ऑल इज वन, सब मिलकर एक ही तत्व है। तो ये आधार, यह साक्षात्कार हर हिंदू को होता है ऐसी बात नहीं, लेकिन यह साक्षात्कार हर हिंदू का जीवन मूल्य। ऑल इज वन, सर्वं खल्विदं ब्रह्म। ऐसा नहीं है कि हर हिंदू उस अवस्था तक पहुंचता है, लेकिन यह जो अवस्था है वह हर हिंदू का जीवन मूल्य है। हम उसको जीवन मूल्य के रूप में मानते हैं। और जितनी हिंदू विचारधाराएं और समाज व्यवस्था की संकल्पनाएं निकली है, उसका मूल स्रोत गंगोत्री यानी यह साक्षात्कार है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, ऑल इज वन, यह है। इसके कारण संपूर्ण विचार में समग्रता है। और उनके साइंस का आधार अनेकत्व होने के कारण उनकी विशेषता समग्रता का अभाव है। तो विचारों की समग्रता यह हमारी विशेषता, विचारों की समग्रता का अभाव यह उनकी विशेषता। तो वैश्विक दर्शन का इस तरह से कुछ अंतर उनके और हमारे यह दिखाई देता है। इसका परिणाम आगे चलकर जो विचार निकले, व्यवस्थाएं निकली, उन पर होता है। अब हम देखें कि जब हमने यह सोचा या यह जीवन मूल्य मान लिया कि संपूर्ण अस्तित्व एक है, तो स्पष्ट है कि इसमें जितने ब्रह्मांड आते होंगे सब मिलकर एक अस्तित्व है। एक एक ब्रह्मांड में जितनी सृष्टियां आती होगी सब सृष्टि मिलकर एक ही अस्तित्व है। हर एक सृष्टि में जितने ग्रह गोल आते होंगे सब मिलकर एक है। और हर ग्रह में जैसे पृथ्वी है, जितने कुछ तथाकथित सजीव तथाकथित निर्जीव वस्तुएं दिखती होगी सब मिलकर एक ही अस्तित्व है। और तथाकथित सजीव वस्तुओं में मानवीय सृष्टि, मानवेतर सृष्टि सब मिलकर एक ही अस्तित्व है। और मानवीय सृष्टि में जितने विविध लोग दिखाई देते होंगे, वो फिर उनको ट्राइब कहिए, नेशन कहिए, राष्ट्र कहिए, गोत्र कहिए, सब मिलकर एक ही है। और हर एक समाज में कई व्यक्ति दिखते होंगे, लेकिन सब व्यक्ति मिलकर एक ही है। यह एकत्व संपूर्ण विचारधारा में। अब ये ब्रह्मांड, विश्व वगैरह बड़े बड़ी बातें छोड़कर
व्यक्ति और समाज का विचार जब हम करते हैं तो एकत्व के कारण हमारे यहाँ विचार यह आया कि संपूर्ण समाज यह एक इकाई है और हर एक व्यक्ति उस इकाई का एक अंग मात्र है। जैसे शरीर और उसका एक एक अंग प्रत्यंग होता है, वैसे समाज यह शरीर, हर एक व्यक्ति उसका अंग प्रत्यंग। वैसे मानवता यह एक शरीर, हर समाज उसका अंग प्रत्यंग। इस तरह की अंगांगी भाव की धारणा हमारे यहाँ है और इसके कारण व्यक्ति और समाज इस तरह का विचारों का द्वंद्व हमारे यहाँ नहीं रहा। शरीर और शरीर का एक एक अंग, इसमें द्वंद्व नहीं है। हर एक अंग शरीर का हिस्सा है, अविभाज्य हिस्सा है और एक एक अंग में और संपूर्ण शरीर में जो अविभाज्यत्व है वही एक एक व्यक्ति और संपूर्ण समाज में या संपूर्ण जो समाज है और व्यक्ति है उसमें इस तरह की अविभाज्यता का रिश्ता है। इस तरह का अंगांगी भाव अपने यहाँ रहा और इसके कारण समाज के समृद्धि में व्यक्ति की समृद्धि, व्यक्ति के समृद्धि में समाज की समृद्धि, इस तरह का भाव रहा। इसमें से बाकी विचार निकले। उनके यहाँ अनेकत्व का दर्शन था। इसके कारण सब कुछ अलग अलग है, सब कुछ अलग है। इसका मतलब है कि हर समाज अलग अलग है। हर समाज के अंतर्गत जो एक एक व्यक्ति है वो अलग अलग है, स्वतंत्र इकाई है, अपनी अपनी अलग अस्मिता रखने वाला है। इसके कारण विचारों का केंद्र यह व्यक्ति बना। सारी जो सृष्टि हो, जो कुछ अस्तित्व होगा, उसका केंद्र क्या है? व्यक्ति। व्यक्ति यानी मैं। हर एक का जो मैं है वह समझता है कि मैं सारे सृष्टि का केंद्र हूं। व्यक्ति यह सारे सृष्टि का केंद्र है और जितनी सृष्टि है यह सारी सृष्टि मेरे लिए है, मेरे उपयोग के लिए है, मेरे उपभोग के लिए है, मेरे आनंद के लिए है। तो सृष्टि का केंद्र माने मैं हूं, व्यक्ति हूं और व्यक्ति के उपभोग के लिए संपूर्ण सृष्टि है। यह विचार आते ही फिर द्वंद्व आ जाता है कि मैं अपने व्यक्तिगत सुख के लिए यदि अन्य लोगों का शोषण करता हूं और उसमें मेरा सुख बढ़ता है, शोषण करने में आपत्ति क्या है? तो व्यक्ति और समाज का द्वंद्व वहां निर्माण होता है। व्यक्ति के अधिकार क्या है अगेंस्ट द सोसाइटी, समाज के विरोध में। हर एक व्यक्ति के समाज के विरोध में अधिकार क्या है, यह द्वंद्व शुरू होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी ऐसा उसको बोला गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, कि हर एक व्यक्ति के समाज के खिलाफ क्या क्या अधिकार है। हमारे यहाँ कहा गया कि व्यक्ति और समाज द्वंद्व ही नहीं है, इतनी एकात्मता है। पहले व्यक्ति या पहले समाज, उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये जो समाज है यह कोई बेसिक इकाई नहीं है, मौलिक इकाई नहीं है। मौलिक इकाई व्यक्ति है। फिर समाज की आवश्यकताएं क्या है? अकेला व्यक्ति रॉबिन्सन क्रूसो के समान अकेला रहकर सुखी नहीं हो सकता। उसको ताश भी खेलना हो तो दूसरे आदमी की आवश्यकता होती है, क्लब की आवश्यकता होती है। तो बेसिक इकाई जो है वह व्यक्ति ही है, किंतु मनोरंजन के लिए, अपने ही सुख के लिए चार लोगों की आवश्यकता हुआ करती है, इसलिए क्लब में जाना पड़ता है। किंतु क्लब यह बेसिक इकाई नहीं है। बेसिक इकाई उसका जो हर एक मेंबर होता है, हर एक व्यक्ति होता है, वही बेसिक इकाई है। कई बेसिक इकाइयों का माने व्यक्तियों का मिलकर एक क्लब होता है। समाज यह क्लब के समान है, बेसिक नहीं है, बेसिक इकाई नहीं है, क्लब के समान है। यह उनकी धारणा रही। हमारी धारणा रही कि समाज यह शरीर के समान है, एक एक व्यक्ति उसका अंग मात्र है। तो हमारे यहाँ का विचार का मॉडल अंगांगी भाव का रहा, उनके यहाँ का विचार का मॉडल क्लब और उसके मेंबर का रहा। तो फिर उनके यहाँ प्रश्न आया कि व्यक्ति पहले या समाज पहले, इसमें व्यक्ति पहले, ऐसा उन्होंने कहा। हमारे यहाँ प्रश्न आया ही नहीं। अब अंग और शरीर में पहले कौन सा और बाद में कौन सा?
जैसे अपने यहाँ कहते हैं कि पहले मुर्गा या पहले अंडा। पहले अंडा कहा तो अंडा कहाँ से आया? बगैर मुर्गी के। और पहले मुर्गी कहा तो बगैर अंडे के मुर्गी कहाँ से आई? तो इस तरह से यहाँ द्वंद्व नहीं है विचारों का। तो शरीर और अंग के समान समाज और व्यक्ति अविभाज्यता से संबद्ध एक दूसरे से है, ऐसा विचार आया। इसके कारण यहाँ फिर आया कि सुख का विचार मेरा या अकेले मेरा अलग नहीं हो सकता। संपूर्ण शरीर के सुख में मेरा सुख है, संपूर्ण शरीर के दुख में मेरा दुख है। इसलिए संपूर्ण समाज के सुख में मेरा सुख है, संपूर्ण समाज के दुख में मेरा दुख है। और इसलिए सुख का विचार करना है तो संपूर्ण समाज के सुख का विचार करना होगा। अलग से समाज को छोड़कर मैं अपने सुख का विचार कर ही नहीं सकता। इसके कारण शोषण दूसरे का करना यह कल्पना यहाँ नहीं है, क्योंकि दूसरे का किसका शोषण करेंगे? हाथ यदि सोचे कि मैं पैर का शोषण करूं, पैर सोचे कि मैं पेट का शोषण करूं, ये जितना विचित्र होगा, वैसे ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के शोषण का विचार हमारे यहाँ विचित्र माना गया, अस्वाभाविक माना गया। तो सभी मिलकर सभी के कल्याण का विचार करते हैं, ऐसी रचना अपने यहाँ हुई। इसके कारण यहाँ शोषण के लिए स्थान नहीं।